अंकल घर पर नहीं थे तब आंटी ने मुझे घर बुलाया था। मुझे लगा कि उन्हें कोई मदद चाहिए होगी, इसीलिए मैं उनके घर गया। लेकिन वो मुझे अपने बेडरूम में ले गईं। उन्होंने कहा, अंकल घर पर नहीं हैं, इसीलिए अब तुम ही मेरी मदद करो। मैं तुम्हें कुछ नई चीज़ें सिखाती हूँ। फिर मैं भी अपने आप पर काबू ना कर सका और आंटी को हमारे नए घर का रिनोवेशन लगभग पूरा हो गया था, इसीलिए मैं उसे देखने जाया करता था। मेरे घर से नए घर की दूरी 10 किलोमीटर थी। एक दिन मैं वहाँ काम देखने गया तो सामने वाली आंटी मुझे अक्सर चाय पानी के लिए बुलाती थी। उनके रिक्वेस्ट करने पर एक दिन मैं उनके घर गया। उस दिन उन्होंने मुझसे बहुत बोल्ड अंदाज में बात की। उन्होंने अपनी साड़ी भी कुछ अलग तरह से पहनी हुई थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, उन्होंने मुझे चाय के लिए पूछा। मैंने कहा कि मैं चाय नहीं पीता, लेकिन उन्होंने जोर देकर चाय बना दी। अब उन्होंने चाय दी तो मेरे हाथ पर हल्का सा हाथ फेर दिया। उस वक्त मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ। मैंने इसे मजाक समझा, लेकिन आंटी मुझे मेरी जिंदगी का पहला अनुभव देने वाली थी। ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तब उन्होंने कहा, तुम आज सही वक्त पर घर आए हो। अंकल आज घर पर नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन मदद के बहाने वो मुझे बेडरूम में ले गई। आज तुम्हें कुछ नया एक्सपीरियंस देती हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने मैं विजय हूँ, मेरी उम्र 20 साल है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर मैंने काफ़ी पैसे कमाए। इसीलिए मैंने अपने माता पिता को एक छोटे से घर से निकालकर एक बड़े बंगले में लाने का सपना देखा था। हमारे घर का रेनोवेशन लगभग पूरा हो गया था, इसीलिए मैं अक्सर वहां जाने लगा था। एक दिन मैंने देखा कि सामने रहने वाली 30 साल की औरत मुझे लगातार देख रही थी। मैं अपने काम में बिजी रहता था, लेकिन जब भी मेरी नज़र पड़ती, मुझे लगा वो मुझे लगातार देख रही है। एक दिन उसने इशारे से मुझे बुलाया। जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा, क्या भाई, नया पड़ोसी कब बनोगे? तुम्हारे घर का काम कब तक पूरा होगा? इस तरह से हमारी जान पहचान हो गई। उसका नाम सरिता था। मैंने उसे पहली बार आंटी कहकर बुलाया था। सरिता मुझे बार बार देखती रहती थी। हमारे घर के सामने ही उसका घर था, लेकिन वो बहुत साधारण था। उसका रहन सहन भी बहुत ही साधारण था। वो हमेशा साड़ी में रहती थी, क्योंकि हम भी कुछ दिनों बाद वहाँ रहने वाले थे। मैं उससे बातें किया करता था, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर की पड़ोसन थी। उस बात को छोड़ दे तो मुझे उससे बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं 20 साल का लड़का था और वो 30 साल की औरत थी। एक दिन जब घर का रेनोवेशन काम चल रहा था, मैं वहीं कुर्सी डालकर बैठा हुआ था। उसी समय सरिता आई और शाम के वक्त मुझे चाय लाकर दी। उसने कहा कि मैं सुबह से तुम्हें देख रही हूँ, तुम अपने घर के काम पर काफी ध्यान दे रहे हो। सरिता का ये व्यवहार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें भी ऐसे अच्छे पड़ोसी चाहिए थे। मेरे माता पिता ने बहुत ही कठिन समय देखा था और बड़ी मेहनत से मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। हमारे घर में मेरे माता पिता, मैं और मेरा एक छोटा भाई था। मेरा छोटा भाई 15 साल का था। हाल ही में मैंने उसका एडमिशन दूसरे शहर की कॉलेज में करवाया था। अब वो भी कॉलेज जाने लगा था। नए बंगले के रेनोवेशन के बारे में घर में किसी को जानकारी नहीं थी। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मैंने एक जगह नौकरी करना शुरू कर दी और कुछ ही महीनों में नौकरी करते हुए मैंने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया। उस बिजनेस में कम समय में मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और उसी वजह से मैं आज अपने इस बंगले का निर्माण करवा सका। मैं अपने माता पिता के लिए बहुत खुश था और भाई की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। बीच बीच में मैं उससे मिलने उसके हॉस्टल जाया करता था। एक दिन मैं ये देखने के लिए गया कि नए घर का काम कितना हुआ है। तब मुझे पता चला कि मैंने बंगले के लिए कुछ सामान मंगवाया था, जिसके आने में देर हो रही थी। इसीलिए बंगले का काम पूरा होने में अभी कुछ समय लगेगा। काम का अंदाज़ा लगाकर मैं वहाँ से निकलने लगा। तभी मैंने देखा कि सरिता अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर मेरी ओर देख रही थी। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मुझे उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि वो मुझे एक अलग ही नज़र से देख रही थी। तभी उसने मुझे हाथ दिखाए। मैंने भी उसे बाय किया और वहाँ से निकल गया। सरिता का ये व्यवहार मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी इतनी पहचान भी नहीं थी। फिर भी जब भी मैं वहाँ जाता, वो मुझसे बात किए बिना नहीं रहती थी। हर बार वो मुझे चाय नाश्ते के लिए बुलाती, लेकिन मैं किसी न किसी बहाने से उसे टाल देता था। कुछ दिनों बाद जब मैं बंगले के काम की जगह जा रहा था, तब जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि मुझे गाड़ी से सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था।
धीरे धीरे मैं बंगले के पास पहुंचा। तब सामने का नज़ारा देखकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि बंगले की दीवार पानी में बह गई थी। निर्माण अभी कच्चा था, इसीलिए बारिश का प्रहार उसे सहन नहीं हो पाया। हुए नुकसान को देखकर मैं बहुत निराश हो गया था। जोरदार बारिश की वजह से वहां के मजदूर भी चले गए थे। तब मैं बंगले की आड़ में जाकर खड़ा हो गया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए मुझे वापस घर जाने के लिए बारिश कम होने का इंतजार करना पड़ा और मैं वहीं खड़ा रहा। काफी समय हो गया, लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस समय मैंने घर पर फ़ोन लगाया, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से फ़ोन नहीं लग रहा था। कुछ समय इंतज़ार करने के बाद अचानक मैंने सामने देखा तो सरिता मेरे सामने थी। वो हाथ में छाता लेकर सामने से आ रही थी। शाम का समय था और बारिश की वजह से काफ़ी अंधेरा हो गया था। उसके हाथ में छाता और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी। तब टॉर्च की रोशनी में मैंने उसे देखा। उसे हल्की रोशनी में सरिता कुछ अलग ही दिख रही थी। उस समय उसने साड़ी नहीं पहनी थी, बल्कि मॉडर्न कपड़े पहने थे। उसके होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। सरिता का ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखकर मैं बस उसे देखता ही रह गया था। उसके पास जो छाता था वो उसके हिसाब से थोड़ा छोटा था, इसीलिए उसका शरीर थोड़ा भीग गया था। उसका भीगा हुआ रूप देखकर मेरी नजरें उसके लिए बदलती जा रही थी। ऐसी खूबसूरत औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी सरिता मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे मुझे अपने घर की ओर ले जाने लगी। तब मैं बिना कुछ कहे बस उसके पीछे चलने लगा। वो आगे चल रही थी और मैं पीछे से ही उसे देख रहा था। मेरी नजरें उसकी हर चीज पर जा रही थी। मैंने कभी किसी औरत को इस तरह से नहीं देखा था। आज मुझे क्या हो रहा था पता नहीं। उसका वो रूप और उस रूप का साथ दे रही थी जोरदार बारिश, तरीके से मेरे मन में असर कर रहे थे। मेरा अपने मन पर से संयम टूट रहा था। तभी सरिता ने मुझे आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर मैं होश में आया। उसने कहा, विजय, तुम ऐसे इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? इतनी तेज बारिश में इस तरह रुकना ठीक नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि मैं बारिश कम होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे घर जाने में बहुत देर हो गई है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश की वजह से मैं यहीं रुक गया। तब उसने कहा, विजय, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, तुम मेरी मदद ले सकते हो। पड़ोसी मुश्किल वक्त में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? जब मैं मुस्कुराया तो उसने कहा कि ये घर अपना ही है, ऐसा ही समझो। उससे बात करते हुए मैं नज़रें झुकाकर बात कर रहा था, लेकिन जब मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा तो मुझे उसके रूप को देखकर अंदर कुछ अलग ही महसूस हुआ। उसकी सुंदरता बहुत मनमोहक थी और उसने मेरे दिल को बहुत भाया था, लेकिन मैं खुद को संभाला, क्योंकि मुझे पता था कि सरिता की शादी तो ज़रूर हो चुकी होगी। उस वक्त मैंने उससे कहा, आंटी, आपने मेरी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। तब सरिता ने कहा, विजय, अगर मुझे कभी कुछ मदद चाहिए होगी तो तुम करोगे ना उस वक्त? मैंने उसकी ओर देखा और सिर हिला दिया। मैं बारिश में थोड़ा भीग गया था और मुझे ठंड लग रही थी। मैं कांप रहा था। तभी सरिता ने मेरा शर्ट उतारने की कोशिश की। उसके स्पर्श से मेरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी। मुझे वो भी अच्छा लग रहा था और विश्वास भी नहीं हो रहा था। मैं उस समय दुविधा में था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मुझे वो बात अच्छी भी लग रही थी और उसका स्पर्श मेरे लिए नया था। इसीलिए मैंने सरिता को रोका। उसके ऐसे बर्ताव के बारे में मैंने उससे बात की। तब उसने कहा कि विजय, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा शर्ट पूरा गीला हो गया है, इसीलिए तुम्हें ठंड लग रही है। मैं तुम्हें अपने पति का एक शर्ट लाकर देती हूँ, उसे पहन लो। शर्ट लाकर देने तक तो ठीक था, लेकिन जब उसने मेरा शर्ट उतारने की कोशिश की तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उससे दूरी बनाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। उसने मुझे अपने पति का एक शर्ट लाकर दिया, लेकिन वो शर्ट मुझे बिल्कुल फिट नहीं आ रहा था। उसने कुछ और शर्ट लाकर दी, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे ठीक से फिट नहीं हो रही थी। तब मैंने उससे कहा, अगर आपके पास कोई कंबल हो तो वो मुझे दे दीजिए, वो काफ़ी होगा। तब उसने मुझे एक कंबल लाकर दिया। मैं उस कंबल को लेकर उसके घर के सोफे पर बैठ गया। जब मैंने घड़ी में देखा तो रात के 10 बज चुके थे। मुझे घर जाने में बहुत देर हो गई थी। तभी सरिता मेरे लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आई। उसने कहा, विजय, ये सूप पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने
उसके हाथ से सूप ले लिया। सरिता का स्वभाव मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि पड़ोसी इतने अच्छे हो सकते हैं। मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी, इसीलिए सूप पीने के बाद मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। सूप पीते वक्त सरिता मेरे सामने बैठी थी। मेरा ध्यान बार बार उसकी ओर जा रहा था। उसकी सुंदरता देखकर मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। इस दौरान उसने मुझसे कहा कि विजय, अब तुम्हें घर जाने में काफ़ी देर हो जाएगी, इसीलिए आज की रात तुम मेरे पास ही रुक जाओ। और हाँ, किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। सरिता के एक एक शब्द मेरे कानों में जैसे शहद की तरह पड़ रहे थे, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी भी उसकी तरह ही होनी चाहिए। उस समय जब मैं ये सोच रहा था कि सरिता मेरे पास आई, उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और दूसरा हाथ मेरे बालों पर फिराने लगी। उसने कहा, तुम्हारे बाल भी बहुत गीले हैं। वो मेरे बालों का पानी छिड़क रही थी। सरिता का स्पर्श अब मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में ये बात थी कि सरिता मैरिड है, उसने मेरी मदद की है, इसीलिए इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए मैंने सरिता से कहा, मुझे तुम्हारे पास रुकना सही नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आज की रात मैं रुक जाऊंगा और सुबह जल्दी अपने घर चला जाऊंगा। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इस तरह से बारिश ने ही हमारी इस मुलाकात की वजह बना दिया था। मैं इसे सरिता की मदद समझ रहा था, लेकिन सरिता मेरे साथ रात को कुछ ऐसा करने वाली थी जो मेरे जीवन का पहला अनुभव होने वाला था। उसने मुझे अपने बेडरूम में सोने के लिए कहा। आज दिन भर मैं बहुत थका हुआ था, इसीलिए मुझे तुरंत नींद आ गई थी। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सरिता मेरे बगल में सो रही थी। उसका हाथ मेरी छाती पर था। उसे इस तरह अपने पास देखकर मैं थोड़ा दूर हो गया। वो रात की स्थिति में थी और इस स्थिति में मेरे बगल में आकर सो गई थी। मुझे गहरी नींद लगने की वजह से पता नहीं चला कि वो मेरे पास कब आकर सो गई। जैसे ही मैं उठा तब मैंने उससे कहा कि सरिता, ये क्या बेहुदा काम है, तुम मेरे पास आकर क्यों सोई? तब उसने कहा, मैं बाहर सोफे पर सोई थी, लेकिन हॉल में मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आकर सो गई। तब मैंने अपना शर्ट ढूंढना शुरू किया। मेरे शरीर पर तब भी शर्ट नहीं था। मुझे हॉल में मेरा शर्ट दिखा। शर्ट पहनकर मैं जल्दी से उसके घर से निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने अपने माता पिता से कहा कि रात को बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं हॉल में ही थोड़ा सा रुक गया था। नहाने के लिए जब मैं बाथरूम गया और शर्ट उतारी तो मैंने आईने में जो देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने ध्यान से देखा तो मेरी छाती पर लिपस्टिक के निशान थे और मेरी पैंट भी थोड़ी ढीली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सरिता ने ये सब मेरे साथ कब किया। मेरे मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे। मुझे लगा कि सरिता ने मुझे जो सूप पिलाया था उसकी वजह से मुझे गहरी नींद आ गई थी और नींद में उसने मेरे साथ कुछ गलत किया, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। पिछली रात उसके घर में जो रोमांचक माहौल बना हुआ था, उसने मुझे सरिता के साथ बहुत कुछ करने की इच्छा कर दी थी, लेकिन वो शादीशुदा थी, इसीलिए मैंने अपने मन पर काबू रखा और खुद को फिसलने नहीं दिया था। लेकिन जो कुछ हुआ उससे साफ था कि वो भी चाहती थी कि जो मन में था। उस दिन मैंने अपना सारा काम निपटा लिया और पूरे दिन मेरे मन में सरिता की छवि घूमती रही। मेरे मन में बार बार पिछली रात की सरिता की वो छवि याद आ रही थी, जिसे अब मेरे मन में जो इच्छा पैदा हुई थी उसे मैं उसके सामने बोलने की सोच रहा था। उसके बर्ताव से भी मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था, क्यों जब से मैं घर के रेनोवेशन का काम देखने जाता था तब से ही उसकी नज़र मुझ पर थी। ये तो मुझे साफ दिख रहा था। 2 दिन बाद मैं बंगले के पास पहुंचा तो देखा कि मजदूरों ने घर की दीवार फिर से पहले जैसी कर दी थी। 2 दिन से बारिश भी नहीं हुई थी। मेरी नज़र सरिता के घर की तरफ गई तो देखा कि उसके घर का दरवाज़ा बंद था। आमतौर पर जब मैं वहां जाता था तो वो बंगले के पास आसपास दिखती थी, लेकिन आज वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। आखिरकार मैं उसके घर के दरवाजे के पास पहुंचा। मुझे अब उसे देखने की बेचैनी हो रही थी। जब मैं उसके घर के पास पहुंचा तो अंदर से कुछ मर्दों की आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कि उसके घर में कोई मेहमान आए होंगे, इसीलिए मैंने वहां से लौटना ही बेहतर समझा और अपने बंगले की तरफ लौट गया। उसे देखने के लिए मेरी आंखें बेचैन हो रही थी।
क्योंकि उससे मुझे पहला अनुभव मिलने वाला था। उस दिन शाम तक मैंने उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो घर से बाहर नहीं आई। तब मैं घर की ओर जाने लगा। रास्ते में मुझे मेरा भाई संजय मिला। उसे देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि उस रास्ते पर उसे देखना मेरी अपेक्षा से बाहर था। मैंने उसके पास जाकर गाड़ी रोकी तो वो मुझे डरा हुआ नज़र आया। मैंने उससे पूछा, संजय, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय हॉस्टल में होना चाहिए था। तुम आ रहे हो, इसकी भी कोई खबर नहीं थी। तब संजय ने कहा, भैया, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले हम घर चले। मुझे बहुत भूख लगी है और कई दिन से मुझे माँ के हाथ का खाना खाने की भी बहुत इच्छा हो रही है। संजय की बात सुनकर मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और घर आकर उसने खाना खाया और तुरंत सो गया। उस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवटें बदल रहा था। तभी अचानक संजय अपनी जगह से उठकर कहीं जाने लगा। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे समझ आ गया कि वो नींद में चल रहा है। मैंने उसे पकड़कर वापस उसकी जगह सुला दिया। अगले दिन मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं सरिता से मिलूंगा, क्योंकि बिना उससे मिले मुझे चैन नहीं मिल रहा था। मैं फिर से बंगले के पास पहुंचा और काम कितना हुआ ये देखने लगा। तभी अचानक सरिता वहां आ गई। आज वो नॉर्मल सी साड़ी में आई थी, लेकिन उसे देखकर मुझे पिछली रात की उसकी वही छवि दिख रही थी। आज साड़ी में सरिता बहुत ही सुंदर लग रही थी, जिस तरह से वो उस रात मुझे दिख रही थी। मुझे अब दिल से पसंद आने लगी थी। मैं उसके ख्यालों में डूबने ही वाला था कि तभी सरिता बोलने लगी, विजय, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उसे किस चीज़ में मेरी मदद चाहिए ये तो अब मुझे साफ दिखाई देने लगा था, इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे उसे हाँ कह दिया। तब उसने कहा कि हमें थोड़ा बाहर जाना है, तो तुम मेरे साथ चलो और हम मेरी स्कूटी से वहां जाएंगे। मैं तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद सरिता तैयार होकर आई और जब वो तैयार होकर आई तो उसे देखकर मैं बस उसे देखते रहना चाहता था। मैं उसके साथ स्कूटी पर बैठा और हम निकल पड़े। कुछ समय बाद हम एक चौल के पास पहुँच गए। वो चौल काफ़ी बड़ी लग रही थी। मैंने सरिता से पूछा कि तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? तब उसने कहा, मेरे घर के पास मेरी थोड़ी इज्जत है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। यहाँ मेरी एक सहेली का कमरा है। सरिता मुझे कमरे पर ले जाने वाली थी, यानी आज मेरे मन में जो इच्छा थी वो 100% पूरी होने वाली थी। इस सोच से मैं उसके पीछे चल पड़ा। स्कूटी से उतरकर वो चलने लगी और मैं उसके पीछे जा रहा था। चौल के कोने में एक कमरा था। सरिता उस कमरे में गई और मैं भी अंदर गया। कमरे में देखा तो वहाँ एक बिस्तर था और उसके बगल में एक पानी का मटका रखा हुआ था। तब सरिता बिस्तर पर जा बैठ गई। कमरे की हालत देखकर मुझे लग रहा था कि वहाँ बहुत अंधेरा और शांति थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान एक ही चीज़ पर था और मैं उसे जल्द से जल्द अनुभव करना चाहता था। मैं बिस्तर पर बैठ गया। अगले ही कुछ पलों में कमरे में 4 हट्टे-कट्टे लोग आ गए। उन्हें देखकर मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने देखा कि उन 4 लोगों में से 2 के पास कैमरे थे और तभी कैमरे में बड़ी लाइट चल गई। कैमरे में काफ़ी बड़ी लाइट थी। मैंने सरिता से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है सरिता? लेकिन वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने मुंह पर स्कार्फ बांधा हुआ था। मैं उससे ये सब पूछ ही रहा था कि तभी एक मोटी और भारी भरकम औरत वहाँ आई और मेरे पास बैठ गई। एक तरफ सरिता थी और दूसरी तरफ वो औरत। मैंने ज़ोर से चिल्लाकर पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है? तब उन 4 लोगों में से एक ने कहा, तुम कितने भी ज़ोर से चिल्ला लो, इस कमरे से बाहर कोई आवाज़ नहीं जाएगी। तब मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने मुझे बड़ा रामपुरी चाकू निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस समय मैं बहुत डर गया था। उस व्यक्ति ने कहा कि अब तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं बहुत घबरा गया था। मुझे समझ आ गया था कि मैं गलत चीज में फंस चुका हूँ। मैंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सरिता का पीछा किया था, लेकिन ये बात अब मेरी जान तक पहुंच गई थी। इसके बाद सरिता और उस औरत ने मेरे साथ अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दी और कैमरे वाले लोग पूरा शूट कर रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि मुझे फंसाया गया है। तभी कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। जब दरवाज़ा नहीं खोला गया तो वो बाहर से तोड़ दिया गया। सरिता पुलिस को देखकर बुरी तरह से डर गई थी। पुलिस ने उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये एक गैंग थी जो औरतों के जाल में फंसाकर कम उम्र के लड़कों से लाखों रुपए की मांग करती थी। सरिता ने मेरे छोटे भाई के साथ भी यही किया था
और वो इसका शिकार बन चुका था। इसीलिए सरिता को फंसाने के लिए हमने ये प्लान बनाया था। संजय ने मुझे उसके साथ हुई सारी बातें बताई। उसने बताया कि हॉस्टल से घर आते समय सरिता ने भी उसे भी अपने झांसे में फंसा लिया था। असल में सरिता उसका असली नाम नहीं था। सरिता और उसकी टोली कम उम्र के लड़कों को धोखा देकर लूटने का काम करती थी। मैंने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी और जाल बिछाकर उस टोली को गिरफ्तार करवाया। सरिता ने इस तरह से संजय का भी वीडियो बनाया था और उससे लाखों रुपए की मांग की थी। संजय ने कुछ पैसे दे भी दिए थे, लेकिन वो इतने पर ही नहीं रुके। वो संजय को ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर उसने और पैसे नहीं दिए तो वो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। रात को जब मैं संजय को घर लेकर आया था, तब आधी रात में वो कोने में बैठकर रो रहा था। तब मैंने उसे विश्वास में लेकर सारी बातें पूछी। उसने हिम्मत जुटाकर मुझे ये सब बताया। उसी की हिम्मत की वजह से मैं सरिता का पर्दाफाश कर पाया। हमारे बंगले के सामने जो उसका घर था, वो उसने किराए पर लिया था, और वो भी झूठी पहचान दिखाकर। आज मेरे भाई को इस घटना का बहुत बड़ा मानसिक आघात हुआ था। वो अनजाने में ही डिप्रेशन में चला गया था और उसे संभालने में काफी वक्त लगा। सरिता और उसकी टोली को मैंने अच्छी तरह सबक सिखाया। समय पर ये बात मेरे सामने आ जाने से मैं संजय को बचाने में सफल हो गया। नहीं तो उसके साथ और क्या क्या हो सकता था, इसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। अनजाने में मैंने कई और युवाओं को भी इस तरह की धोखाधड़ी से बचाया था। सरिता और उसकी टोली की खबर सामने आते ही कई युवाओं ने कबूल की कि उनके साथ भी इस तरह की दुर्घटनाएं हुई थी। दोस्तों, किसी के मीठे शब्दों में आकर तुरंत भरोसा ना करें और अनजान लोगों पर जल्दी से विश्वास ना करें, क्योंकि आपकी मासूमियत का फायदा उठाने के लिए ऐसे बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। इसलिए सतर्क रहें ताकि आपकी स्थिति संजय जैसी ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी ये कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कहानी डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।